मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, इसका मतलब नाजायज भी कोई चीजें होती होंगी। अगर जंग में कोई रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वी हैव अंडरस्टूड हाउ यूएनओ, हाउ लीग ऑफ नेशंस, हाउ आईसीआरसी इंटरप्टेड इन वॉर्स बिटवीन टू नेशंस और मल्टी नेशंस और मल्टी नेशनैलिटीज, या वर्ल्ड वॉर्स के ड्यूरेशन में कैसे लीग ऑफ नेशंस और आईसीआरसी और यूएनओ ने कैसे इंटरप्ट किया। जो जितनी सारी जंगें हुई, हाउ डिड दे इंटरप्टेड, उनके पास कुछ लॉस जो थे, रूल्स जो थे वॉर के या जंग के, वो कैसे उन्होंने ड्राफ्ट किए, किसने ड्राफ्ट किए। टू अंडरस्टैंड विच रूल्स रेगुलेशंस विच हैज बीन अडॉप्टेड बाय टुडेज यूनाइटेड नेशंस, वी शुड अंडरस्टैंड रूल्स इटसेल्फ। पहले हमें के यूएनओ ने कौन से रूल्स, कौन से लॉ अपनाए लीग ऑफ नेशंस में या यूएन ने या आईसीआरसी ने, उसको समझने के लिए पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये रूल्स रेगुलेशंस लॉस आए कहां से थे। जैसे कि हमने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, डॉक्टर अंबेडकर व्हेन ही ड्राफ्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने दूसरे नेशन से हमने लाया, दूसरे देशों से हमने लाया इंडिया में। अब फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने दूसरे देशों से लाया। हमने लाया यूएसए से, हमने लाया यूके से, फ्रांस से, हमने बहुत सारे कंट्रीज से वी बॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जो कि हमने कुछ अपने हिसाब से भी उनको मॉडिफाई किया, या हमने वी हैव डन लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस, वी मेड इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड सिचुएशन। बट स्टिल द बॉटम लाइन इज, कहीं तो लिखा था कि चलो हम वहां से लेके आ सकते हैं। तो यूएनओ ने कहां से लिया? यूएनओ डोंट हैव एनी पर्टिकुलर नेशन, यूएनओ इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मल्टीपल नेशंस। यूएनओ का जितना सारा सब कुछ है वो कहीं ना कहीं से तो आया होगा। टू अंडरस्टैंड द लॉस ऑफ वॉर, the rules and regulations of war, we should understand basically from where they bought, which rules they bought from where, कहां से कौन से रूल्स उन्होंने लाए और कैसे उठाए, what made them to pick up those rules which they can impose in sometimes, या which sometimes they can dictate, we can say sometimes किसी पे लागू करना, तो कैसे कर सकते हैं, उसका कुछ क्या बेस हो सकता है। चलो उन रूल्स के डिटेल्स देखते हैं कि वो रूल्स आए कहां से थे। तो फॉर एग्जांपल हमारे जितने सारे कंट्रीज हैं, हमारे पास अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट्स हैं, तो उसमें उनका भी कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशंस होता होगा अपने लॉ बनाने को। फॉर एग्जांपल इन सऊदी अरब दे फॉलो शरिया, पूरा शरिया फॉलो करते हैं। इन इंडिया वी फॉलो डेमोक्रेसी। इन अदर कंट्रीज दे फॉलो अ कम्युनिस्ट। किसी का तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यूनाइटेड नेशंस किसी एक कंट्री का तो उठा नहीं सकता ना, तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। इन हालात में फ्रॉम वेयर कैन दे ब्रिंग, लेट्स से what could be the rules and regulations? For example, India में we can take महाराणा प्रताप. He used to follow rules and regulations of war. वो बात अलग है कि उन्होंने एक भी जंग नहीं जीती. But bottom line is the history remembers him for his good deeds. मान लो कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, there are so many examples. For example, टिप्पू सुल्तान also followed the rules of war, laws of war. ये रूल्स फॉलो करना नहीं फॉलो करना हिस्ट्री के according to kingdoms is different, according to particular kingdom is different from anything else. For example, drafting rules and regulations. Let's say टिप्पू सुल्तान lost all his battles with British. Maharana Pratap lost all his battles against Emperor Akbar, Mughal Emperor Akbar. तो उसी तरह से कि जंग में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल जंग में सबसे पहले रूल्स को फॉलो करना या नहीं करना, जो कौन से रूल्स हैं, जो यूनिवर्सल रूल्स हैं, उसको फॉलो करना या नहीं करना, वो अपनी प्रायोरिटी है। दूसरा, जंग में एस्टिमेट करना। एस्टिमेट किसको करना? खुद की ताकत को और सामने वाले की ताकत को। अब मान लो महाराणा प्रताप, he actually overestimated his capacity, his capability. Tipu Sultan, he's also overestimated his capacity, his strength, his ability to fight. British was a big empire. He fought against British. महाराणा प्रताप, he fought against Mughal Emperor Akbar. Akbar is हिंदुस्तान का बादशाह था वो, उसके खिलाफ रणजीत सिंह, he didn't fought against British because he underestimated his strength, underestimated his power. और उसके अलावा जंग में एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
वो है इंफॉर्मेशन। बैटल ऑफ प्लासी, हाउ ब्रिटिश हैड इंफॉर्मेशन ऑफ सिराजुद्दौला के अंदर के आदमी को उठाया, मीर जाफर को। दे गॉट ऑल इंफॉर्मेशन कि उसके पास कितनी आर्मी है, क्या क्या कर सकता है, कहाँ पे उसने डेरा डाला है, लाइक एवरीथिंग, ऑल डिटेल्स। तो जंग में, इन एनी वॉर, यू शुड हैव फ्यू थिंग्स। वन इज एस्टिमेटिंग योरसेल्फ एंड estimating your opponent, your enemy. The second one is having information. जंग उस बात से डिसाइड करती है कि आप अपने आप को कितना अंडर एस्टिमेट करते हो या ओवर एस्टिमेट करते हो, या अपने आप को समझ सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल शिवाजी ही अंडरस्टूड, ही वॉज वेरी क्लियर कि औरंगजेब इज एम्परर ऑफ मुगल, हिंदुस्तान का बादशाह है, उसके खिलाफ लड़ने की स्ट्रैटेजी गोरिल्ला वॉरफेयर हो सकती है, अलग हो सकती है। तो एस्टिमेटिंग योरसेल्फ ओवर, बिलो और अबव, अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ कि कितनी होनी चाहिए, एंड वर्किंग ऑन योर स्ट्रैटेजी नेवर मेक यू लूज एनी बैटल। एंड रही बात कि किसी भी बैटल फील्ड के रूल्स रेगुलेशंस, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यूएनओ, लीग ऑफ नेशंस और आईसीआरसी, हाउ दे फॉलोड विच रूल्स एंड रेगुलेशंस इवन टुडे द यूनाइटेड नेशंस फॉलोज। टू अंडरस्टैंड देयर रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वी शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दे बॉट इट एंड व्हाट मेड देम टू बॉट इट। वो रूल्स और रेगुलेशंस को लाने का रीजन बिहाइंड और उसका पर्पस क्या था, और उसमें क्या सिविलियंस के राइट्स प्रोटेक्ट हो सकते थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोटेक्ट हो सकती थी, एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट हो सकता था, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ट्रेजरी हो गई, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, और मॉनिटरी मैनेजमेंट हो गया। इन सारी चीजों को हाउ यूएनओ गैदर्ड, और इन सब का जैसे कि बायलैटरल अग्रीमेंट्स हो गए, बायलैटरल रिलेशनशिप हो गए, इन सब चीजों पे हाउ यूएनओ ने काम करना शुरू किया, जो कि आज इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो आज के जितनी सारी क्राइसिस है, व्हाट ऑल consequences faced by different countries, if it is between two nations, if it is between three nations, if it is between multinations, if it is a world war. In all these circumstances, how UNO work? Let's see how UNO will work. To understand law of war, किसी भी जंग के लॉस क्या हो सकते हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई लॉ लिखा होगा। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बताया कि कहाँ से ला सकते हैं रूल्स, रेगुलेशंस, लॉस, जैसे कि हमने लाया बहुत सारे कंट्रीज से टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दो वी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड नेसेसिटीज। तो उसके अलावा लॉस कहीं ना कहीं तो होंगे। तो इसका बेस क्या हो सकता है, इसका जो बेसिक्स क्या हो सकते हैं, तो इसके बेसिक्स को समझने के लिए हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, द लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस। तो हम सबसे पहले एक रिटन लॉस को जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास रिटन लॉस क्या थे, रिटन लॉस कहाँ से आए थे, रिटन लॉस सबसे पहले किसने बनाए। तो Hammurabi, first traces of law of war came from Babylonians जो कि मेसोपोटामिया, जो कि आज का जो इराक है, मेसोपोटामिया डायनास्टी जो है, मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है, वहां से बैबिलोनियंस की एक डायनास्टी थी जिसका किंग था हम्मुराबी, जिसको कहा जाता है कोड ऑफ हम्मुराबी। कोड ऑफ हम्मुराबी इज द फर्स्ट रिटन लॉस ऑन वॉर्स, ऑन फैमिली लॉ, ऑन सिविल लॉ। उसने कमर्शियल लॉ बनाया था, फैमिली लॉ बनाया था, सिविल लॉ बनाया था, इस तरह के उसने बहुत सारे लॉस लिखे हुए थे जो कि आर्केडियन लैंग्वेज में थी। तो उसमें से कोड ऑफ हम्मुराबी क्या कहता है, जो कि व्हाट UNO found, what League of Nations found, Babylonian dynasty, Code of Hammurabi 1750 BC, before Christianity, मतलब 1750 BC, the Babylonian, the Mesopotamian civilization. तो Mesopotamian civilization, Babylonian dynasty and Code of Hammurabi 1750. Just imagine 1750, जब पूरी दुनिया भर में लोग पत्ते लिपेट के घूम रहे थे, at that time उन्होंने आर्केडियन लैंग्वेज में और बहुत सारी उनकी ट्राइबल लैंग्वेजेस में they have written constitution for themselves, they have written rules, regulations, how to deal with daily affairs, how to conduct wars, how to conduct treaties. At that time they made it. So their civilization, even today they are extremely proud of it.
Code of Hammurabi, 1750 BC. We found it in today's Iran in 1901. और इसकी जो कॉपी है in today it is in Paris National Art Museum. It is in Paris, which is in France. ये आज भी एज इट इज रखा गया है फ्रांस के एक लॉरे म्यूजियम में, जो नेशनल आर्ट म्यूजियम कहलाता है, जो कि फ्रांस में मौजूद है आज भी. लेकिन कोड ऑफ हम्मुराबी, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कोड ऑफ हम्मुराबी. कोड ऑफ हम्मुराबी, व्हाट इट सेज, इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस थे, मतलब जितनी गलती करोगे उसकी सजा, पर्टिकुलर गलती के लिए पर्टिकुलर सजा. ऐसा नहीं कि इसमें एक आर्टिकल लिख दिया गया, उसमें कुछ कंडीशन डाल दिए, ये सारे कंडीशंस मीट होते हैं तो ये गलती की सजा ये हो सकती है, ऐसा नहीं था. तो इसमें दे हैव मेड पर्टिकुलर डिटेल्स, और इसमें इन्होंने क्रिमिनल लॉ बनाया था, फैमिली लॉ बनाया था, प्रॉपर्टी लॉ बनाया था, कमर्शियल लॉ बनाया था. तो दे हैव मेड दिस टाइप ऑफ लॉस, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ और कमर्शियल लॉ. इसमें फॉर एग्जाम्पल हम जनरली बोलते हैं आंख के बदले आंख, ये कहते हैं कि मतलब टिट फॉर टैट. हम्मुराबी, टिट फॉर टैट, आंख के बदले आंख, मतलब सर के बदले सर, किसी का कत्ल कर दिया तो इसका भी काट दिया जाए, इस तरह से. लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल. अब फॉर एग्जाम्पल इसके एक फैमिली लॉ में एक ऐसा लॉ था जिसमें ये कहा जाता था कि अगर सन ने फादर को अब्यूज किया, सन के आंख निकाली जा सकती थी, मतलब बेटे की आंख निकाली जा सकती है अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ हम्मुराबी. अगर सन ने, मतलब बेटे ने बाप को मार दिया, अब्यूज किया या हरास किया, मार दिया मतलब पीट दिया बाप को, उस वक्त बेटे का सर कलम किया जा सकता है, लेकिन कट हेड ऑफ सन. इसके अलावा अब फॉर एग्जाम्पल रास्ते में जाती हुई गाय ने किसी को मतलब ऐसे ही अपने सींग मार के मार दिया, जान से मार दिया, वैसे सरकमस्टेंसेस में जिसकी गाय होती है गलती उसकी मानी नहीं जाती थी. अब फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल लॉ, अगर किसी ने किसी का घर बनाया, रेंट पे दिया है घर, अगर घर की दीवार गिर जाती है तो जिसका एक्चुअल में घर होता है वही दीवार बना सकता है. इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस हुआ करते थे. तो यूएन ने या लीग ऑफ नेशंस ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस यहां से उठाए कोड ऑफ हम्मुराबी से, जिससे कहा जाता है कि यूनिवर्सल लॉ, जो कि दुनिया में कोई भी इन लॉस को मान सकता है या मानना पड़ेगा, जिसको कहते हैं मैंडेटरी. यू शुड फॉलो द रूल्स, रेगुलेशन एंड लॉस. कुछ लॉस यहां से उठाए गए ऑन एथिकल बेसिस, मतलब वो सिविलियंस के लिए या सिटीजन्स के लिए या एनवायरमेंट के लिए या पीस के लिए जरूरी हो सकते हैं. दिस इज, वी कैन कॉल इट द एंशिएंट लॉस, we call it the oldest laws. So it is code of Hammurabi, from where UNO brought certain rules, regulations and laws. So let's see इसके अलावा कहां से लाया UNO ने अपने rules, regulations, laws for wars. Basically कोई भी rules, regulations, for example worldwide we have some majority religions. We have majority Christians, we have majority Hindus, we have majority Muslims. 3-4 ऐसे majority religious basis पे बहुत सारे लोग पूरे दुनिया में, या हमारे कंट्री का जो डायस्पोरा है वो दूसरे देशों में रहता है और दूसरे कंट्रीज का जो डायस्पोरा है वो इंडिया में रहता है. इस तरह से we have different religious following या religious beliefs in all countries. According to that, if not today, tomorrow we will follow it. तो हम कहीं ना कहीं एक मॉरल वैल्यूज की तरफ जाते हैं या एथिक्स को देखते हैं, या एक रिलीजियस बेस्ड पे ही हम कहीं ना कहीं कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं. तो इसमें सबसे पहले आता है क्रिश्चियनिटी. व्हाट क्रिश्चियनिटी सेज, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी व्हाट दे हैव मेड रूल्स रेगुलेशंस फॉर वॉर्स एंड व्हाट यूएनओ अडॉप्टेड फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन लॉस. कि यूएनओ क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन लॉस में क्या अडॉप्ट करता है. टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड अंडरस्टैंड हु मेड क्रिश्चियन
law of war. Christian law of war is made by Augustine of Hippo. Augustine of Hippo, he is basically from Northern Africa, जो कि अल्जीरिया का जो रीजन है उसका जो नमीदिया करके एक डायनास्टी थी जो कि अल्जीरिया और तुनिशिया का जो नॉर्दर्न अफ्रीका का अल्जीरिया तुनिशिया का एक रीजन है, वहां पे एक ये डायनास्टी थी, इस डायनास्टी से बिलोंग करता था और ही वेंट टू इटली and he is one of the most important father of Church of Latin Church in Italy, जो कि he is the most important bishop. He is actually called a father. तो इसी ने सबसे पहले जो कि कन्फेशन है, ये सारी चीजें इसी ने निकाली और इसने बहुत सारी किताबें भी लिखी, बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए और इसको ये भी कहा जाता है, थियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। थियोलॉजिस्ट मतलब वो जो रिलीजियस मतलब क्रिश्चियन रिलीजियस फिलॉसफीज को बहुत अच्छे से जानता है या समझता है या लिखता है। अब इसने जो सारी चीजें लिखी तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसने एक चीज लिखी, सी व्हाट क्रिश्चियनिटी सेज इज व्हाट हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड। द क्रिश्चियनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल सेज कि नो वॉर्स, जंग नहीं लड़ना है। क्रिश्चियनिटी का जो मेन मकसद है कि वी शुड स्प्रेड पीस, सबके साथ मोहब्बत से पेश आना है, सबके साथ मोहब्बत से रहो, मिलजुल के रहो, वही गाना गाना है। तो यहाँ पे वी शुड फॉलो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, वी शुड फॉलो द पीस एंड वी शुड नॉट फाइट एनी वॉर। तो इसने just war in 4th century, he was there in 4th century in Rome, which is Italy. तो in 4th century he has written one doctrine जिसका नाम था just war. just war मतलब सिर्फ जंग। अब सिर्फ जंग क्या हो सकती है, सिर्फ जंग क्या हो सकती है, इसका कुछ रीजन हो सकता है। तो yes, so what they did is, so let's understand just war. Just war has been divided into two parts. Number one, right to go to war. इनका कहना ये था अगर किसी ने आप पे अटैक कर दिया, इन योर डिफेंस आप जंग लड़ सकते हो। मतलब ये कि आप अपने से अटैक नहीं करोगे, लेकिन फॉर राइटियस मतलब धर्म युद्ध आप कर सकते हो, मतलब अपने बचाव में आप डिफेंस कर सकते हो, इनका ये कहना था। तो इसके लिए इन्होंने कुछ रूल्स बनाए जिसमें एक कोड ऑफ जस्ट वॉर लिखा इसमें, और इसमें इन्होंने डिवाइड किया कि राइट टू गो टू वॉर, कि वॉर को जाने के लिए आपको रीजंस होने चाहिए। यू शुड जस्टिफाई योर वॉर। कैसे जस्टिफाई करें? वॉर को जाने का बेसिक रीजन होना चाहिए। टू fight a war you should have reason. And the second one, right conduct in war. Right conduct in war. The second one के जंग सही तरीके से लड़नी चाहिए। Right conduct in war, तो सही तरीके से कैसे लड़ी जा सकती है जंग? एक तो जंग लड़ो, उसका रीजन भी दो, और जंग क्यों लड़ रहे हो उसका जस्टिफिकेशन भी दो, और जंग लड़ने जाओ उसके रीजंस के साथ, और सही तरीके से भी जंग लड़ना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू जस्ट टू वॉर, अकॉर्डिंग टू अगस्टिन हिप्पो, इसका मतलब है राइट टू गो टू वॉर, मोरालिटी ऑफ वॉर। अब यहां पे क्या आता है? हैविंग नोन टू योर मॉरल वैल्यूज ड्यूरिंग द वॉर, मतलब जंग लड़ते वक्त आपको अपने मॉरल्स का ध्यान रखना पड़ेगा और मॉरल्स के साथ ही आपको जंग लड़नी पड़ेगी। मॉरल कंडक्ट विद इन द वॉर, मॉरल कंडक्टिंग विद इन द वॉर। तो आप मॉरल्स के साथ आप जंग लड़ने जाओगे, और जंग के ड्यूरेशन में भी while fighting you also keep in your mind your moral values, you conduct, मतलब आप moral values के साथ आप जंग लड़ सकते हो। तो this was the rules written by Augustine of Hippo and in his code of just war. So these are the things has been taken by the UNO, by the League of Nations, by the ICRC. अगस्टिन की जस्ट वॉर को जनरली पूरे यूरोपियन या क्रिश्चियन पॉलिसी मेकर्स पढ़ा करते थे, और थियोलॉजिस्ट पढ़ा करते थे, और पॉलिटिशियंस पढ़ा करते थे, और जो भी कर्नल्स हुआ करते थे, मेजर्स हुआ करते थे वॉर में, जंग में जो जंग लड़ने वाले थे, वो इसकी जस्ट वॉर फिलोसफी को पढ़ा करते थे, बिकॉज ही दिस फिलोसफी वाज फॉलोड बाय ऑल क्रिश्चियनिटी। एंड इन जस्ट वॉर ही एक्सप्लेन्स कि व्हेन एंड हाउ
कुड बी वॉर हैपन, जंग कब और कैसे लड़ी जा सकती है, और इसके सरकमटेंसेस और उसकी जस्टिफिकेशन इसमें दी है जस्ट वॉर में। इस जस्ट वॉर को बहुत सारे पॉलिटिशियंस और आर्मी मिलिट्री वहां की क्रिश्चियन की इसको फॉलो करती थी और इसके अकॉर्डिंग ही वो जंग लड़ने जाते थे। इट इज सिंस 4th and 5th century. I am talking about before Islam happened, 4th century. So let's see what all United Nations accepted in Islam. Rule of Islamic war, the study of law and the principles on which law is based. इस्लाम शुरू ही हुआ 6th century में, आफ्टर द बर्थ ऑफ Prophet Muhammad. I am not talking on the religious basis. I am talking here on rules, regulations basis. So let's see, when Prophet Muhammad born, the study of law and the principles on which law is based. On what principles? Principles of Prophet Muhammad. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet Muhammad, when he was alive, he fought so many wars and he conducted so many agreements and he spoke with so many diplomats. You can say उस वक्त 6th century में Prophet Muhammad is or was the first diplomat who had bilateral relationship with other countries, with other territories, with other rulers, you can say, जिसको हम ये भी कहेंगे कि MOUs बनाए थे उन्होंने, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स बनाई थी उन्होंने डिफरेंट रूलर्स के साथ उस वक्त। एट दैट टाइम ही वाज द फर्स्ट पर्सन, यू कैन से दुनिया का पहला इंसान था जो बायलैटरल रिलेशनशिप या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाए थे विथ other countries, with other territories, with other nations, with other rulers, with other emperors, you can say. उसमें से बहुत सारे ऐसे examples हैं. Let's see. Prophet Muhammad has written a letter to Hercules. Hercules कहाँ पे था? 1610 में Byzantine डायनास्टी थी, which is Byzantine kingdom था, which is today's Istanbul or Turkey. Byzantine. In 610 में he had relationship with Hercules, and again he had other relationship with Negos, which is today's Ethiopia, African countries, Africa. तो इसके साथ भी इनके bilateral relationship थे when Prophet Muhammad was alive. You can say international diplomat थे वो उस वक्त के। इनके एक और डायनास्टी के साथ रिलेशनशिप थे which is even today which is very important. Prophet Muhammad के एक और डायनास्टी जो कि सासानियन डायनास्टी के एक किंग के साथ उनकी एक बायलैटरल रिलेशनशिप थे which is खोसरो सेकंड या you can say खोसरो परवेज, जो कि सासानियन डायनास्टी का किंग था, जो कि टुडेस ईरान है। टुडेस ईरान, इसको शाह ऑफ ईरान भी कहा जाता है। तो खुसरो सेकंड, तो खुसरो परवेज और शाह ऑफ ईरान इज ऑल ऑफ सेम, जो ईरान का बेस था। इसके साथ भी इन्होंने उस वक्त बायलैटरल रिलेशनशिप रखे थे। तो इनके रिलेशनशिप किस किस के साथ थे? हरक्यूलस के साथ थे इनके रिलेशनशिप, नेगोस के साथ थे जो कि इथोपियन अफ्रीका का किंग था। इसको कहते हैं किंग ऑफ किंग्स। ही used to be called as king of king, and he used to be Khosrow Parvez was used to call as Shah of Iran. तो शाह ऑफ ईरान के साथ प्रॉफिट मोहम्मद के बायलैटरल रिलेशनशिप। तो having bilateral relationship concept of United Nation has been taken according to laws of United Nation is from Prophet Muhammad according to Islamic rule of Islamic wars. In 6th century, Prophet Muhammad in 6th century, when he conquered Makkah, he was residing in Medina. When he came and he conquered Makkah, इन्होंने भी बहुत सारी जंगें लड़ी उस रीजन में, जो कि सऊदी अरब का मक्का मदीना, उस रीजन में इन्होंने भी बहुत सारी जंगें लड़ी। Let's not get into his personal affairs या personal। तो here when he fought his against Makkah, उन्होंने
आफ्टर विनिंग द बैटल ही हैड द प्लज एट अल अखबा, मतलब उन्होंने वहां पे खुतबा दिया, वहां पे ही एड्रेस्ड विद द मक्का पब्लिक एंड इन दिस रिटर्न द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना हैज बीन रिटन। इसका रिजल्ट था मदीना का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। तो मदीना के कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, इन एनी पर्टिकुलर स्टेट और एनी पर्टिकुलर कॉन्क्वेस्ट रीजन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड एक नई चीज हुई जिसको हम ये कहते हैं उम्मा डॉक्यूमेंट हैज बीन रिटन। व्हाट इज उम्मा डॉक्यूमेंट? उम्मा डॉक्यूमेंट for the first time in anywhere in this world, anywhere in this planet, for the first time something new happened. What happened here? Let's see what happened. Basically यहाँ पे कुछ ट्राइब्स रहते थे जैसे कि बानू, नजर और खुरैश, ये ट्राइब्स के नाम हैं। तो बनु, नजर, खुरैश और भी बहुत सारे ट्राइब्स रहते थे। तो दिस उम्मा डॉक्यूमेंट deals with all sect, all religious followers और मल्टी रिलीजियस फॉलोअर्स, क्योंकि हर एक ट्राइब का अलग रिलीजन हुआ करता था। हर एक ट्राइब यूज्ड टू फॉलो देयर डिफरेंट रिलीजन। दे हैव नॉट बीन फोर्स्ड या इंसिस्ट नहीं किया या उन पे मैंडेटरी नहीं किया कि आप, क्योंकि हमने मक्का को कॉन्कर कर लिया है, मतलब मक्का को हमने जीत लिया है, तो आपको इस्लाम फॉलो करना ही पड़ेगा। इस बात की उन पे जबरदस्ती या मैंडेटरी या फोर्स ऐसा कुछ नहीं किया गया। They had full freedom, they had all rights to follow their own sect और religion, जिसमें से हाँ उनको कहा गया कि अगर ये सही रास्ता है, सही रास्ते पे आप चल सकते हो, लेकिन जबरदस्ती नहीं की गई। And for that they made Constitution of Medina in this pledge at Al-Aqaba in 6th century by Prophet Muhammad. When he was addressing, he addressed these tribes also, जिसमें से ये सारे ट्राइब्स आए थे उनका खुतबा सुनने के लिए, और उसमें उम्मा डॉक्यूमेंट्री which is basically was dealing with the tribal affairs for the first time, and this rule has been taken by UNO कि किसी भी रीजन में कोई भी अगर कॉन्कर कर लेता है तो वहां के सिटीजन्स को, वहां के लोकल्स को आप फोर्स नहीं करोगे आपका रिलीजन या ट्रेडिशन या कल्चर को प्रोहिबिट करने का, या अपने विनिंग पार्टी के कल्चर या ट्रेडिशन या रिलीजन को फॉलो करने के लिए आप उन पे मैंडेटरी इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगाएंगे। विच इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ हदबिया, ट्रीटी ऑफ हदबिया बिटवीन प्रॉफिट मोहम्मद एंड कुरैश tribe. Treaty of Hudaybiyah took place in Makkah. Treaty of Hudaybiyah took place in Makkah, which was actually saying कि आप अपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इस्लाम कबूलो, या जरूरी नहीं कि आप अपने ट्रेडिशंस को या अपने कल्चर को प्रोहिबिट करो, आप उसी में रह सकते हो। कि हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है, आपका मन करता है, अगर आपका मन बदल जाता है, तब आप इस्लाम आराम से फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। Which is actually a treaty of Hudaybiyah. You can say Constitution of Medina या Ummah document, which is actually dealing with tribal affairs in Medina by Prophet Muhammad. After that, he went back to Medina. It all happened in during 6th century in Makkah, today's the Islamic hub. During the lifetime of Prophet Muhammad, he had certain war rules. During lifetime of Prophet Muhammad जब जिंदा थे तभी उन्होंने वॉर के कुछ रूल्स बना दिए थे, वॉर के कुछ लॉस बना दिए थे। ठीक है, तो इसमें वॉर के कुछ रूल्स एंड लॉस में लेट्स सी व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट when he was alive. He was the first diplomat in the world. तो definitely उसका तो ध्यान रखा होगा उन्होंने। The first thing what he did is avoid injuring non-combatant, मतलब वो लोग जो आपके
वॉर में हिस्सेदार नहीं है, जो कि एम्बेसडर्स हो सकते हैं, जो आप सफीर मान लो, एम्बेसडर हो दो, जो आपके सलाह मशवरा के लिए आते हैं, उन लोगों पे कोई अटैक नहीं करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप वॉर में हो, आपसे बात करने के लिए कोई और दूसरे कंट्री का आया है, डिप्लोमेट आया है या फॉरेन डेलीगेट आए हैं, उन पे कोई अटैक नहीं करेगा। या उनसे बात करने आया हो या हमसे बात करने आया हो, अगर दुश्मन के पास भी फॉरेन डेलीगेट आए हुए हैं टू हेल्प देम और टू लाइक सपोर्ट देम और टू सजेस्ट समथिंग फॉर देम, तो उन पे अटैक नहीं किया जाएगा। दिस रूल्स हैज बीन मेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद एंड टेकन बाय यूनाइटेड नेशंस। और इन्होंने एक और रूल्स बनाया था, एक और रूल बनाया जंग का, जो कि वॉर विदाउट एंगर, गुस्से से नहीं, गुस्सा करके, यू आर नॉट गोइंग टू फाइट एनी वॉर इन एंगर। गुस्से से जंग नहीं जीती जा सकती थी। This was the first initiative when he was alive. This is the second initiative in war's rules. The third one, human treatment towards war prisoners. ह्यूमन ट्रीटमेंट टुवर्ड्स वॉर प्रिजनर, मतलब जो जंग में हार जाते हैं या जंग में आपके कब्जे में आ जाते हैं, आपके हवाले हो जाते हैं, उन लोगों के साथ आप इंसानियत से पेश आओगे। जैसे कि उनकी नेसेसिटीज हो गई, उनका खाना पीना, हेल्थ वगैरह का आप ख्याल रखोगे, उनको सोने के लिए कंबल दोगे, उनको रात को जगाओगे नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करोगे, उनके साथ इंसानियत से पेश आओगे, विच इज एक्चुअली इज अ main agenda of ICRC, which is main agenda of League of Nations. League of Nations और United Nations का main agenda है कि आप जो war prisoners होते हैं, जो जंग में कैद किए जाते हैं, जंग के जो कैदी होते हैं, वो बेगुनाह होते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी किसी और की है, रूल्स रेगुलेशंस किसी और के हैं, वॉर डिक्लेयर किसी और ने किया था, तो इट इज द थिंग। These are the rules by Prophet Muhammad when he was alive. After Prophet Muhammad, उनके जो disciples थे who were with him when he was alive, once he was not there, when he was passed away, उनके बाद जो लोग आए, उनमें से कुछ लोग, उनके जो डिसेबल्स थे, उनको खलीफा कहा जाता है, जो कि पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटर हेड थे या रिलीजियस हेड भी कह सकते हैं आप उनको। तो उनमें से वन अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अबू बकर। अबू बकर सिद्दीक भी कहा जाता है उनको, बिकॉज फॉर सम अदर रीजन, वो रिलीजियस रीजंस हैं। अबू बकर सिद्दीक ऑल्सो फॉट सो मेनी वॉर्स। तो ड्यूरिंग हिज वॉर्स, बिकॉज ही वॉज देयर अलॉन्ग विद प्रॉफिट मोहम्मद इन ऑल वॉर्स, वेर एवर प्रॉफिट मोहम्मद वॉज देयर, ही ऑल्सो फॉट अलॉन्ग विद प्रॉफिट मोहम्मद। तो अबू बकर न्यू वॉट प्रॉफिट मोहम्मद वॉन्टेड, वॉट ही माइट से, और यू कैन से वॉट ही विल से। ही मीन्स प्रॉफिट मोहम्मद, अकॉर्डिंग टू अबू बकर, इनके जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वॉर के रूल्स और लॉस और रेगुलेशंस के, इनके जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट बाय प्रॉफिट मोहम्मद फॉर वॉर्स। तो इनके जो डिटेल एक्सप्लेनेशंस हैं, वो डिटेल एक्सप्लेनेशन में इन्होंने लगभग 10 रूल्स बनाए, 10 लॉ फॉर वॉर्स बनाए। इसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 रूल्स, हालांकि बहुत सारे बनाए, उसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज एक्चुअली एक्सेप्टेड एज यूनिवर्सल लॉ बाय UNO or at that time League of Nations. So let's understand what are those 10 law of wars by Abu Bakr. He is also, we call him also Khalifa. He was there in Medina and he fought around for religious or different reasons, you can say. Let's understand 10 law of wars of Abu Bakr. The first rule is do not commit a treachery or divert from right path. मतलब सीधा रास्ता। Do not commit any treachery
और डाइवर्ट फ्रॉम राइट पाथ। मतलब ऐसा कोई काम मत कीजिए जो आपको सही रास्ते से भटका दे या आपको बिट्रे करने का या धोखा देने का आपको सलाह दे। मतलब आप जंग में होता है ना, जंग में फॉर एग्जाम्पल मीर सादिक ने टिप्पू सुल्तान को धोखा दिया। इस तरह से जंग में जब आप चले जाते हो या वार में आप चले जाते हो तो आप धोखा मत कीजिए और या गलत रास्ते पे मत जाइए। दिस इज द फर्स्ट रूल गिवन बाय Abu Bakr. The second rule what Abu Bakr gave is you should not mutilate dead bodies. Mutilate करना, डैमेज करना या जैसे कि होता है ना जंग के बाद बहुत सारा आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे कि जंग होने के बाद जो दुश्मन देश होता है, जो एनिमी कंट्री होता है, एनिमी नेशन होता है, वो आपके सोल्जर्स की डेड बॉडी को बाकायदा बहुत अच्छे से पैक करके एक कॉफिन में पैक करके आपको दिया जाता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट। आपने बॉर्डर मूवी में देखा होगा कि सनी देओल ने पाकिस्तान के बहुत सारे सोल्जर्स को अच्छे से पैक करके, हंसने की बात नहीं है, अच्छे से पैक करके उन्होंने पाकिस्तान को दिया था। वो एक यूनिवर्सल लॉ में ऐड किया जाता है विच इज एक्चुअली गिवन बाय द अबू बकर सिद्दीक इन इस्लामिक अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल्स ऑफ वॉर। तो द थर्ड थिंग इज डू नॉट किल चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को मत मारिए। द फोर्थ थिंग इज औरतों को मत मारिए। एंड द फिफ्थ थिंग इज डू नॉट किल एल्डरली पीपल। जो बुजुर्ग होते हैं या बूढ़े होते हैं उनको भी, उनकी भी जान मत लीजिए। दिस इज द फिफ्थ थिंग। एंड द सिक्स्थ थिंग, द सिक्स्थ रूल of Abu Bakr Siddiq is bring no harm to trees। मतलब जैसे कि होता है ना, झाड़ काट देना, मतलब कट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, विच विल एक्चुअली अफेक्ट योर एनवायरमेंट, या तो एनवायरमेंट को पल्यूट करना। मतलब झाड़ों को मत, मतलब दरख्त को मत काटिए या पेड़ों को मत काटिए, झाड़ों को मत काटिए, ट्रीज को मत कट कीजिए, क्योंकि दे प्रोड्यूस फ्रूट्स, है ना, खाने के लिए। अब जंग में हो, अब रोज रोज खाना तो नहीं बना सकते ना, और उस वक्त उतनी रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। तो व्हाट ही सेड इज डू नॉट कट, डू नॉट हार्म टू ट्रीज, झाड़ों को मत कट कीजिए। एंड विच इज एक्चुअली ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय एज यूनिवर्सल लॉ इन UN or League of Nations or ICRC. Now here the seventh rule what he said is कि झाड़ों को मत कट कीजिए और ना ही उनको जलाइए। डू नॉट फायर देम, उनको आग मत लगाना उनमें, और उनको मत जलाइए क्योंकि वो फल देंगे, वो आपका खाना बन सकते हैं, वो आपको खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आपका फूड का एक रिसोर्स बन सकते हैं। जब तक आप जंग लड़ रहे हो या उसके बाद, जंग के बाद आपको खाने की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो उन झाड़ों को या उन पेड़ों को आप बर्बाद मत कीजिए। ये एक रूल बना दिया गया था। It was seventh rule of Abu Bakr Siddiq. Eighth rule was do not slay animals. Animals को मत खत्म कीजिए या उनको कुछ हार्म मत कीजिए या उनको कट मत कीजिए, उनको डिस्ट्रॉय मत कीजिए, क्योंकि उस वक्त वहां पे स्पेशली इन मिडिल ईस्ट, स्पेशली इन अरबियन पेनिनसुला, द एनिमल इज ऑल्सो वन अमॉन्ग द बिगेस्ट फूड रिसोर्स। वो भी एक खाने का बहुत बड़ा जरिया था, खाने मतलब वो भी खा सकते थे वहां पे, तो अभी भी खाते हैं वो बात अलग है, लेकिन वो भी खाने के इस्तेमाल में आप ले सकते हो इंस्टेड ऑफ किलिंग देम विदाउट एनी रीजन जस्ट बिकॉज इट बिलोंग्स टू योर एनिमी नेशन और योर एनिमी। ठीक है। एट दिस एट्थ थिंग इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड इन UN। द नाइन्थ थिंग, व्हाट नाइन्थ रूल मेड बाय अबू बकर सिद्दीक in Islam, in war laws of Islam is save your food। अपना खाना बचाओ या अपने खाने को बर्बाद मत करो, या आपके एनिमी के खाने को बर्बाद मत करो, या दुश्मन के भी खाने को बर्बाद मत करो, या दुश्मन के खाने को, उसके खाने का जखीरा रखा हुआ है, वहां पे जाके किसी ने आग लगा दी जस्ट बिकॉज इट बिलोंग्स टू योर एनिमी नेशन। फाइन। जंग में यही होता है ना कि हम उसको खाना नहीं देंगे, उसका खाना कम कर देंगे, उसका फूड सप्लाई को हार्म कर देंगे, तो उनके सिपाही या उनके फौजी या उनकी आर्मी जो भी है वो विदाउट फूड दे लूज,
war. So even that also it has been prohibited in Islam. And the 10th one, which is actually very important, the 10th point is you are likely to be passed by those people. आप उनके रास्ते आप गुजर सकते हो, या आप जब गुजरोगे तो आपके सामने वो लोग आएंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसी भी रिलीजियस फॉलोइंग के लिए वक्फ कर दी हो, या अपनी पूरी जिंदगी लगा दी हो किसी भी रिलीजियस बिलीफ के पीछे. तो हम उस तरह के लोगों को भी हम कोई भी हार्म नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जो प्रीस्ट होते हैं, या पोप होते हैं, या मॉन्क्स होते हैं, नन्स होते हैं, उस तरह के लोगों को भी आप कोई भी हानि या कोई भी उनसे बदतमीजी नहीं करोगे. अगर वो आपको मिल जाते हैं, आप जंग लड़के जा रहे हो वापस, या आ रहे हो जंग के रास्ते में या बीच में या दौरान कहीं भी आपको मिल जाते हैं, तो आप क्या करोगे, उनसे आप चुपचाप सर झुका के उनके सामने से आप निकल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, उनको कोई भी हार्म नहीं करोगे, उनको हालांकि अकेला छोड़ दोगे. यू विल लीव देम alone. So these are the 10 rules by Abu Bakr Siddiq. After 10 rules of Abu Bakr Siddiq according to Islamic law of wars or लॉस फॉर द वॉर, जो 10 रूल्स के अलावा एक और खलीफा थे. ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट खलीफा हुज नेम इज अली. अली ऑल्सो फॉट सो मेनी वॉर्स. After him, after Abu Bakr Siddiq, Ali also fought so many wars. In those wars, which is most important war, one war, and he gave one rule in that particular war. Let's see which war or which battle it was. After Abu Bakr Siddiq, the Khalifa, one among the most important Khalifa was Abu Bakr Siddiq. उनके बाद this second important Khalifa was Hazrat Ali. The Ali Rashid Khalifa Ali bin Abi Talib versus Muawiya ibn Abi Sufyan. इनके बीच में जंग हुई. जंग का नाम क्या था? बैटल ऑफ सिफिन. कौन सी जगह पे हुई? सिफिन पे हुई इन 1657. इन द बैंक्स ऑफ रिवर एफोरेट्स रिवर. जो एफोरेट्स रिवर जो है वो कहाँ पे है? एफोरेट्स रिवर एक्चुअल में जो नदन इजराइल, जो इजराइल का जो अभी का जो इजराइल है उसका जो नदन पार्ट है, यू कैन से अरेबियन पेनिनसुला का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है. नॉर्थ वेस्ट में ये रिवर है. इस रिवर के बैंक के पास इन्होंने ये बैटल ऑफ सिफिन लड़ी इन 1657. बैटल हैपेंड बिटवीन इजराइल एंड सऊदी अरब. तो इस बैटल में इन्होंने एक रूल और बनाया. द 11th रूल वाज इस्लाम डू नॉट परमिट मुस्लिम्स टू स्टॉप द रिवर वाटर टू देयर एनिमी. मतलब इसका ये है कि हजरत अली ने ये बताया कि जंग के मैदान में एफरेट्स रिवर के बैंक के पास, मतलब एफरेट्स रिवर के किनारे जब जंग हो रही थी बैटल ऑफ सिफिन इन 1657 में, तो उन्होंने ये कहा कि इस्लाम में मुसलमानों को इस बात की इजाजत नहीं देता इस्लाम कि आप अपने दुश्मन को जाने वाला पानी या रिवर या नदी जो दुश्मन की तरफ बहती है, उस नदी का पानी दुश्मन पी भी सकता है, तो आप उस पानी को आप रोक नहीं सकते या आप उस पानी को कंटामिनेट नहीं कर सकते. विच इज एक्चुअली अडॉप्टेड बाय यूएनओ एंड लीग ऑफ नेशंस उससे पहले एंड ICRC उससे पहले. इन्होंने ये यूनिवर्सल लॉ के तौर पर इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, which is actually invented by and declared by Hazrat Ali, which is said the 11th rule of war law of in Islam. Let's see according to Hindu religion what Mahabharat says, which is what all Mahabharat says. जो हिंदू रिलीजन में, जो हमारे मैथोलॉजी में या भगवत गीता में जो महाभारत की जो बैटल है उसके जो डिटेल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको जो अपनाया गया. अब फॉर एग्जांपल महाभारत में चक्रव्यूह एक व्यू रचा गया था, या उस तरह के बहुत सारे व्यूज हैं बैटल्स में, लाइक गरुड़ा व्यू है, सर्प व्यू है, चंद्र व्यू है, चक्रव्यूह
भी है जो महाभारत में प्रैक्टिकली किया गया था। महाभारत के व्यू मतलब प्लानिंग। तो उस तरह से जैसे कि सर्प व्यू में आर्मी सांप की तरह जाती है, गरुड़ा व्यू में आर्मी चील की तरह जाती है मतलब ईगल की तरह जाती है, चक्र व्यू में मतलब आर्मी एक चक्र की तरह घूमते हुए जाती है। इस तरह के अलग अलग व्यूज हैं। तो उस व्यूज में महाभारत में चक्र व्यू भी अपनाया गया था या इस्तेमाल किया गया था उस व्यू को या उस प्लानिंग को टू फाइट बैटलफील्ड, टू फाइट इन अ बैटल इन अ बैटलफील्ड इन अ कुरुक्षेत्र इन महाभारत। अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, what all Bhagavad Gita says about Mahabharata is even Mahabharata had certain rules regulations of war। जैसे कि सुबह सूरज निकलने के बाद आपकी जंग शुरू होगी या सूरज डूबने के बाद आप जंग खत्म कर दोगे या उसके बाद आप कोई जंग नहीं करोगे। इस तरह के बहुत सारे रूल्स बना दिए गए थे इवन महाभारत में। सी किसने रूल्स फॉलो किए, किसने रूल्स फॉलो नहीं किए, और जंग का रीजन क्या था, जंग लड़ने के रीजन क्या नहीं थे, और जंग हारे किस वजह से, हारे कौन। वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, वी आर नॉट गेटिंग इनटू एनी रिलीजियस डिटेल्स। वी आर ओनली टॉकिंग हियर is about rules and regulations and what all made rules regulation even on religious basis and which is actually accepted by the international organization, especially UNO, which is imposing those rules and regulations in all over the world irrespective of boundary, nations, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, whatever it is, it comes under its way। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं, जो डायस्पोरा, जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं, जो ह्यूमन, जो स्प्रेडेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कोई ना कोई रिलीजियस सेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब फॉर एग्जाम्पल मैं मर जाऊं तो मैं मेरे मरने के बाद आप मेरी जो लास्ट रिचुअल्स है वो मेरी रिलीजियस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब तक मैं जिंदा हूं कहीं ना कहीं मैं अपने रिलीजियस रिचुअल्स फॉलो करूंगी ही। तो कहीं ना कहीं मेरी जो डेली लाइफ है या मेरी प्रोफेशनल लाइफ है या मेरी पर्सनल लाइफ है उसमें चलो ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो हमारा रिलीजियस का टच आ ही जाता है। तो हियर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल वॉर्स तो you should have certain rules and regulation. That is why UNO has taken initiative to take some important and which is called the universal law, some important laws for your war when you're fighting with when wars are happening between two countries or two nations or multi countries or multi nations. As in some cases you can say world wars. So here what UN says in Mahabharata which is called ancient Manus। Manus क्या है? ये manuscript है। What manuscript says according to Mahabharata, according to Kurukshetra, according to battle in Kurukshetra, Mahabharat war, what manuscript says? The first rule of Mahabharata is mercy on अनआर्म्ड। मतलब जिसके पास हथियार नहीं है, जो आपको मार नहीं सकता, जिसके पास हथियार नहीं है, आप उस पे दया करोगे, आप उस पे दया दिखाओगे। मतलब जैसे कि निहत्थे पे अटैक नहीं करते। आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज में कि अगर एनिमी के पास, दुश्मन के पास गन नहीं है तो हीरो भी अपनी गन निकाल के फेंक देता है और डिशम करके फाइट करता है, वो वाला ठीक। दूसरा ये है कि आप डू नॉट अटैक wounded, मतलब डू नॉट अटैक wounded, मतलब जो जख्मी होगा उस पे आप अटैक नहीं करोगे, जो जख्मी होगा उस पे आप जुर्म नहीं करोगे, मतलब उस पे आप ज्यादती नहीं करोगे। जो ऑलरेडी जख्मी है उस पे जाके आपने फिर से तलवार चला दी, ये कौन सा इंसाफ है। द थर्ड थिंग, वन शुड नॉट अटैक चैरियट विथ कैवलरी। मतलब जो कैवलरी किसको कहते हैं? जो घुड़सवार होते हैं, जो हॉर्स राइडिंग करते थे, हॉर्स पे तलवार लेके, जो होता है ना जनरली जंग पे जा रहा है महाराणा प्रताप घोड़े पे बैठ के तलवार लेके, उस तरह से जो हॉर्स पे बैठ के या घोड़े पे बैठ के जो सिपाही होते हैं वो चैरियट में, मतलब जो के दो घोड़े होते हैं, जैसे कि अर्जुन की नहीं थी जो घोड़ा गाड़ी होती है चैरियट, उस पे बैठा होता है, उसको चारों तरफ से घेर के घुड़सवार उस पे अटैक करते। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो जो थर्ड रूल ये था कि जो हॉर्स राइडर्स होते थे वो चैरियट्स ड्राइवर्स को या चैरियट को अटैक नहीं करेंगे। तो
The fourth rule was the chariot will attack chariot and cavalry attack cavalry. आपने देखा होगा जो कोई भी पानीपत की वॉर, मतलब बहुत सारी मूवीज में दिखाता है, पानीपत की वॉर हो रही थी, जो जमीन पे पैदल सिपाही होते हैं वो आके एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, और उसके बाद तीर कमान वाले आते हैं, मतलब बो एंड आरो वाले अटैक करते हैं, और उसके बाद कैवलरी आती है, जो मतलब हॉर्स वाले आते हैं, सिंगल हॉर्स वाले कैवलरी जिसको कहते हैं, और जो थर्ड तो चैरियट वाले आते हैं, और उसके बाद में हाथी वाले आते हैं। उस तरह के जो जिस पे होगा वो अटैक करेगा। And the fifth thing is one should not assail या attack who is in distress। जो डिस्ट्रेस में बैठा हो, मतलब परेशान हो, उसको अटैक नहीं करोगे। कोई परेशान बैठा है, डिस्ट्रेस में बैठा है, या कुछ हार के या कुछ रो रहा है, मतलब कोई रो रहा है, जंग में किसी का अपना मर गया या किसी अपने को मतलब अटैक कर दिया, उसको देख के कोई रो रहा है, मतलब बैटलफील्ड में होता है ना, बाप बेटा भी जाता है, भाई भाई भी जाता है, तो उस तरह के केसेस में अगर कोई अपने को लेके परेशान है, रो रहा है, तो आप उस पर अटैक नहीं करोगे। वन शुड नॉट अटैक और असेल हु आर इन डिस्ट्रेस। द सिक्स्थ रूल ऑफ महाभारत इज कि ना इसको अटैक करोगे, और जो सिक्स्थ रूल महाभारत में ये है कि जो डिस्ट्रेस में होता है उसको अटैक भी नहीं करोगे, और ना उसको डराओगे, उसको यू विल नॉट स्केयर हिम, उसको डराओगे नहीं, धमकाओगे नहीं, ना ही उसको हराओगे, ना डराओगे, ना अटैक करोगे, ना धमकाओगे, ना हराओगे। द सिक्स्थ रूल इज ना उसको डराओगे, ना उसको हराओगे, ना उसको, फिफ्थ रूल इज ना उस पर अटैक करोगे, मतलब उसको छोड़ दिया जाएगा, वो जो कर रहा है, वो परेशान है, रो रहा है, उसको रोने दोगे जंग के मैदान में। ये रहा महाभारत का सिक्स्थ रूल। द सेवेंथ रूल ऑफ महाभारत इज वॉर शुड बी वेस्ट ऑफ फॉर द सेक ऑफ कॉन्क्वेस्ट। मतलब जंग आप सिर्फ जीतने के लिए या कब्जा करने के लिए करते हो। जंग लड़ने का मेन मकसद क्या होता है? या तो जीतने के लिए या तो कब्जा करने के लिए, ना कि वहां पे कोई हार्म पहुंचाने के लिए, ना कि वहां पे उन लोगों को तकलीफ देने के लिए जो ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, या उन लोगों को हराने के लिए जो ऑलरेडी हार चुके हैं, मेंटली हार चुके हैं, उन लोगों को अटैक करने के लिए नहीं है। ये महाभारत के वॉर का कुरुक्षेत्र में ये सेवेंथ रूल बनाया गया था। What will be the eighth rule? Eighth rule ये होगा, one should not be enraged towards your enemy who is not willing to kill you। अगर आपका कोई दुश्मन है जो आपको मारना नहीं चाहता, तो आप उस पर गुस्सा नहीं करोगे, या आप उसको बद्दुआएं नहीं दोगे, उसको कर्स नहीं करोगे, उस पर गुस्सा नहीं करोगे, जैसे कि झटक दिया, मार दिया। ऐसे जंग के मैदान में जा रहे हो, आप किसी को लात मार दिया, बे तेरी वजह से हुआ ये सब कुछ, आप ये कुछ नहीं करोगे। These are the most important rules which has been taken from all religious sects and all important rules regulations at international level in and past, in our ancient period, whether it is Hammurabi, whether it is Prophet Muhammad, whether it is Abu Bakr Siddiq, whether it is Augustine Hippo, whether it is महाभारत कुरुक्षेत्र, तो उन सब से यूएनओ ने या लीग ऑफ नेशंस ने यूनिवर्सल लॉ के तौर पर कुछ लॉस फॉर वॉर उठाए और उन सब चीजों को कंबाइन करके एक डॉक्यूमेंट बनाया। वो डॉक्यूमेंट का नाम है कन्वेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस इन 1991, जो कि 10th Jan 2020 से लागू हुआ लीग ऑफ नेशंस में, जो कि आज भी यूएनओ यूनाइटेड नेशंस में आज भी इसको एक्सेप्ट किया है कि ये रूल्स रेगुलेशंस हैं।